में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की चर्चा में हमारे साथ रतन मणि डोभाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से। बहुत बहुत स्वागत है, शांति प्रसाद भट्ट जी। पीसी थपलियाल जी हैं, लोकतांत्रिक मोर्चा से, और इस समय बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं राजनीति में। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे तो परिचय कराएंगे और बात करेंगे। आज जिस तरीके से देख रहे हैं, सरकार के 100 दिन, यानी कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनकी जो पार्ट 2 सरकार है, उसके 100 दिन पूरे हुए हैं। और लगातार आप खबरें देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। तो उन्हीं उपलब्धियों पर बातचीत करेंगे कि उपलब्धि आखिर में है क्या, और वो कितनी जनता से उनका सरोकार है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी से। शांति प्रसाद भट्ट जी, थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि जिस तरीके से सरकार उपलब्धियां बता रही है, तो आपको क्या लगता है, ये जो उपलब्धियां हैं, जनता से इनका कितना सरोकार दिखता है? देखिए जयवीर जी, आज आपने बड़ी प्रमुख खबर उठाई है। जी। आज हर अखबार की फ्रंट खबर बनी है कि 100 दिन की नींव में 2025 का विजन है। और इसमें लब्बो लबाब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। मैंने आज ये इसकी कटिंग रखी है आपके सामने हम्म। अखबार की। इसमें स्पष्ट हम्म। मुख्यमंत्री जी का अखबारों के माध्यम से संदेश है कि मैं हम्म। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम्म। 100 दिन में अगर आप इसका लब्बो लबाब देखेंगे तो चुनाव हारने के बाद लगभग लगभग आपके 80-85 दिन केवल चुनावी मोड में रहे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना था। खटीमा से चुनाव हार गए थे, चंपावत से चुनाव की लड़ना था, और पूरे राज्य में अव्यवस्थाएं सी फैली हुई थी और प्रशासन से लेकर शासन तक बेलगाम था। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में फंसे हुए थे, तो बहुत ज्यादा तरीके से वो सत्ता के ऊपर अपना कमांड नहीं दिखा पाए। चुनाव जीते, बड़ी खुशी की बात है कि एक स्थिर मुख्यमंत्री हमको मिले। और जिस तरीके से अखबारों की खबर आ रही है, ऐसा लगता है कि 2025 तक उत्तराखंड के अंदर ना कोई बेरोजगार रहेगा। देहरादून स्मार्ट सिटी से सुपर स्मार्ट सिटी की ओर चली जाएगी। चार धाम यात्राओं में सड़कों के माध्यम से तो जय जनता सुरक्षित यात्राएं करेगी, उसके बाद हवाई यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी। आम नागरिक जो आर्थिक रूप से 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज में डूबा है, वो कर्ज मुक्त हो जाएगा और हर घर के अंदर खुशहाली का माहौल होगा। ऐसे बयान भाजपा के नेताओं के अखबारों में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कार्यप्रणाली सरकार की और शासन की चल रही है, उस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूं और सरकार हमारी है। हम विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार को समय समय पर हर उन चीजों को सरकार के संज्ञान में लेकर आते हैं जिससे सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे, प्रशासन के अंदर सख्ती करे और व्यवस्थाएं सुधरे। जयवीर जी, पहला सवाल मैं जो आपके सामने खड़ा कर रहा हूं, इस राज्य के अंदर भू माफिया, खनन माफिया बेलगाम होकर उत्तराखंड की संपदाओं पर डाका डाल रहे हैं। अभी एक खबर पिछले 1 हफ्ते पहले मैं लैंसडाउन क्षेत्र में था। फतेहपुर से लेकर लैंसडाउन के बीच में अगर आप देखेंगे, केसरे हिंद जमीन पर बाहर के लोगों ने बहुतायत कब्जा करके होटल बना दिए। 2 नाली जमीन खरीदते हैं, 20 नाली पे कब्जा करते हैं। उसमें पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सब मिले हुए हैं, प्रशासनिक इकाई उसमें सब मिली हुई है। गांव का व्यक्ति शिकायत करता है, उस पर मुकदमा लग जाता है। बेचारा गांव का ग्रामीण डरा हुआ रहता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी खबर, इस राज्य के अंदर देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, आप रात को देखिए विकास नगर से कितने ट्रक चलते हैं, एक के पीछे एक ट्रक चल रहा है खनन का, और कितने रवानों पे दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं अपने यमकेश्वर का देता हूं। बैरागढ़ में हमारे यहाँ पर अवैध खनन हो रहा। चुगान का पट्टा लेकर बीपीएल कार्ड धारक धड़ल्ले से उस पर जो है चुगान की जगह जेसीबी से, डंपर से सप्लाई कर रहा।
दिन में करे करे रात में भी चल रही है। उसके बावजूद शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे करने के बावजूद खनन माफिया का हौसला देखिए, कोई प्रशासनिक इकाई कार्य करने को तैयार नहीं है। एक आम नागरिक विपक्ष का नेता होने के नाते हमने डीएम को बता दिया, एसडीएम को बता दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे खबर पहुंचा दी कि भाई इस तरीके से हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है, राज्य लूट रहा है, इसे रोको। रोकने की बजाय उन खनन माफियाओं के इतने हौसले बढ़ गए कि रात में उन्होंने प्रधान पीट दिया, केवल इसलिए कि प्रधान ये कह रही है रात को हल्ला बंद करो, हमारे गांव में सोना जीना हराम हो गया। इस कदर पीट डेला, पीटते तो चलो माना जाता कि रात में गुंडों ने पीट दिया, उठा के अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद ऊपर ऋषिकेश के जंगल में फेंक दिया। अब बताइए, ऐसे सुशासन में गांव का ग्रामीण धरने दे रहा है, वहां प्रधान धरने दे रहा है, कह रहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, मेरे पति को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे गांव वालों को पीट दिया, मुकदमा दर्ज करो। कम से कम 8-9 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। ये तो है हमारे उत्तराखंड की जमीनी हकीकत, जो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में होने के बावजूद, खनन के जो डायरेक्टर है पैट्रिक, उनके नॉलेज में होने के बावजूद इंच मात्र काम नहीं हुआ। क्या करेंगे? करोड़ों का खनन करेंगे, लाखों रुपए का उसमें जुर्माना, 1-8 लाख का जुर्माना करके खत्म। ये जो राजस्व की हानि मुख्यमंत्री कार्य के शासन काल में हो रही है, इस पर यदि रोक लगती तो हमें लगता कि उत्तराखंड में सुशासन है। सरकार ने जो सदन के अंदर विधानसभा में 1 करोड़ से कम का राजस्व दिखाया, अरे 1 करोड़ से ज्यादा का खनन तो रोज चोरी हो रहा है विकास नगर में, यमकेश्वर में, इस पर कोई देखने की बात नहीं। अब जो तीसरी बात, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिए हम पढ़े लिखे हैं, राजनीति से निकले हैं, आंदोलन से निकले हैं, हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि सरकार के संज्ञान में हर चीजों को लेके आना। अब आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ये वो है, और देखिए इन्हीं के पास एक डिपार्टमेंट है ऊर्जा निगम, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके कर्ता धर्ता हैं। ये चेक दिखा रहा हूं मैं, उत्तराखंड में पिटकुल का जो अधिकारी है अनिल यादव, वो रिश्वत चेक से लेता है। कैसी रिश्वत ले रहा है आप देख लीजिए, मेरे पास दस्तावेज है ये सारे। नियामक आयोग में ये खबर जा चुकी है, नियामक आयोग के अध्यक्ष के सामने हमने ये चीज बोल दी कि ये राज्य को हजारों करोड़ का कर्जे में डालने वाले पिटकुल के जो अधिकारी हैं मिस्टर अनिल यादव एमडी, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इन पे कार्रवाई करो। कुछ नहीं, दूसरे कागज देखिए, उदाहरण इसमें जो लेकिन सरकार तो पीठ थपथपा रही है। रामविलास यादव को तो उन्होंने जेल में भेज दिया कि हम जीरो टॉलरेंस वाले हैं, और जो भी भ्रष्टाचार। जी, रामविलास यादव इसलिए गए क्योंकि डंडा उत्तर प्रदेश से योगी जी का था। उत्तराखंड में यदि ये चलाते तो अभी एक मंत्री जेल में होते, ओम प्रकाश जी के ऊपर जांच बैठ चुकी होती, कई अधिकारी ऐसे हैं जो रिटायर होकर निकल गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार करते। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, अनिल यादव जी, उनका बेटा ईशान इंटरप्राइजेस के अंदर पार्टनर बना हुआ है, और ये पार्टनरों की लिस्ट है, राजकुमार यादव, फलाना धर्मेंद्र यादव, फलाना यादव, ढिमकाना यादव, संदीप यादव, ये तमाम रिश्तेदारों की कंपनी बनाकर उत्तराखंड को चूना लगा रहे हैं। और ये अमाउंट देखिए, 40,000, 47,000, ये चेक से पेमेंट लिया हुआ है। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोविजन एंड एक्सटेंसिंग सिस्टम फॉर ट्रांसमीटर, मतलब जो ट्रांसमीटर के अंदर कोई चीज लगती है उसकी कीमत 2018 में खरीदी गई, उसकी कीमत है 15 लाख एक यूनिट की। और आप देखिए 16 में वो चीज खरीदी गई, 22/7/2016 में वो चीज खरीदी गई, एक यूनिट 42 लाख की। अब आप सोच लीजिए, जिस यूनिट को खरीदने के लिए एक बार 15 लाख एक यूनिट पे खर्चा किया, और 18 में, मतलब 18 में सस्ता मिला और 16 में 42 लाख का एक नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोविजन सिस्टम फॉर पावर ट्रांसमिशन, ये इक्विपमेंट में इतना, मतलब 8 से 9 करोड़ का घोटाला इसमें हम दिखा रहे हैं। ये कागज दस्तावेज में है जो हमने नियामक आयोग से लेकर पिटकुल से लेकर मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाल दिया।
अब अनिल यादव की दूसरी संपत्ति मैं बता दूं, पनास वैली में फ्लैट नंबर 56-57, इसमें परिवार के लोग रहते हैं। 99 में दामाद बेटा बेटी रहते हैं। एनआरसी रेजिडेंसी शिमला बाईपास में, यहाँ 2 बड़े फ्लैट मिलाकर एक कर खरीदा हुआ है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि एक मामूली सा एमडी जिसकी लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी, ये इतनी संपत्तियां कहां से खरीदी? अब दूसरी तीसरी चीज, रेमंड शोरूम जीएमएस रोड पे सैफरन होटल के बगल में, आप देखिए, फिर रेमंड की शॉप भी ली हुई है एएस टावर में, ये हरिद्वार रोड पर है। आसियाना बेकर शास्त्री नगर में, उसके बगल में है। ये कितनी संपत्ति, जीप खरीद लिया आपने 35 लाख की। अरे ये उत्तराखंड राज्य कर्ज की गर्त में डूब रहा है, और तुम यहाँ पर ठीक है ये जी कहने का मतलब ये है कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से ये तो खुलासा हो गया, एक आपने आरटीआई से ले लिया। मैं नहीं उठाता, मैं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करूंगा। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सीधा कह रहा हूं कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी इस कदर उत्तराखंड को लूट रहे हैं। जैकी जो है एक्सक्लूसिव स्टोर एक ऋषिकेश में खरीदा हुआ, सारे शोरूम है ये, ठीक है। जैकी सारे शोरूम, ठीक है। शोरूम में एक जैकी एक्सक्लूसिव रेमंड शोरूम के पीछे इन्होंने एक और खरीदा। रेमंड का शोरूम आपका है, आपके पास अकूत संपत्ति है, लखनऊ में है, आपके पास देहरादून में है, आपके पास ऋषिकेश में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक सवाल है कि जब योगी जी लखनऊ से यादव को जेल भेजने के लिए एफआईआर दर्ज कर देते हैं, और आप आनंद फानन में उनको बिना डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जेल भेज देते हो, जिसके खिलाफ इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसने अपनी रिश्वत कागजों में अकाउंट में ले ली हो, जिसने खरीद फरीद में घोटाला किया हो, जिसके शासनकाल में जबरन बिजली की शॉर्टेज दिखाकर फिर महंगी बिजली खरीद के इंडस्ट्रियों को सस्ती बिजली दे रहे हो, ऐसे में आप सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, मगर इनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है। फिर वही बात आती है कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। अगर इस नीति पे सत्ताएं काम करेंगी कि राज्य को जो जितना बड़ा लूटेगा उसको उतनी बढ़िया ताकत दी जाएगी, उससे उत्तराखंड राज्य कर्ज के गर्त में डूब रहा है। हमारी समझ में ये नहीं आता है, हम ऊर्जा प्रदेश के नागरिक हैं, मगर हमको बिजली महंगी मिल रही है। हम उत्तराखंड में देव संस्कृति के लोग हैं, ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पर खुलासा किया जा सकता है, और खुलासे लगातार हो रहे हैं। सरकारें उस पर ध्यान दे रही हैं, कुछ पर ध्यान नहीं दे रही है, ये बात आ गई। लेकिन आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी 100 दिन हुए हैं और गिना रहे हैं अपनी उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या उनका जनता से सरोकार है? आऊंगा मैं आपके पास में। मेरे साथ में मुजीब नैथानी जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है नैथानी जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील नाथन बिष्ट जी हैं, देवकी भंडारी जी हैं, आनंद ध्यानी जी हैं, मुकेश सिंह जी हैं, और काफी नीरज राणा जी जुड़े हैं, ठाकुर इंद्रजीत असवाल जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत करता हूं। जितने दर्शक जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। जी आऊंगा शांति भाई आपके। जबीर भाई, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राज्य हमारा है, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है। हम चाहते हैं कि विपक्ष के नेता यदि कोई आवाज आपकी कानों तक पहुंचा रहे हैं तो कृपया कर राज्य हित में आप उन भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करें, ताकि राज्य कर्ज की गर्त में न डूबे, और जो संसाधन हमारे हैं इसका दोहन करने वालों का सही तरीके से इलाज हो, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, किसान के घर में आए, बिजली मिले। ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसका जवाब आप ही से लूंगा कि